हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो हिंदी बुक है हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, उसका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये है हमारी हिंदी भाषा, जो हिंदी की किताब है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, उसका सिलेबस देखिए। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए अब हम उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है वो क्वेश्चन कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं, जो कि हमारी बुक का भी नेम है, उसमें भी आता है ये वर्ड। राजभाषा के रूप में हिंदी का परिचय देते हुए इसके सभी संवैधानिक प्रावधानों, इतिहास और प्रमुख विशेषताओं की सविस्तार विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, किसी भी कौन से भी क्वेश्चन में आ जाए, आप इसमें से मतलब कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो, 14 नंबर का हो, 10 नंबर का, 5 नंबर का, या फिर 2 क्वेश्चन में आ रहा हो, अंतर बताना हो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में, आप हर एक क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या? भारत एक विशाल लोकतांत्रिक और बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला देश है, जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इतने बड़े देश के शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आधिकारिक और कानूनी भाषा की आवश्यकता होती है। देश के सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, संसद और न्यायालयों के प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग कानूनी रूप से अनिवार्य होता है उसे राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद देखते हैं राजभाषा का अर्थ और परिभाषा। शाब्दिक अर्थ। राजभाषा का सीधा सा अर्थ होता है राजकाज की भाषा अथवा सरकारी कामकाज की भाषा। पुराने समय में राजा महाराजा अपने आदेश और राजसी दस्तावेज जिस भाषा में जारी करते थे उसे राजभाषा कहा जाता था। आधुनिक लोकतंत्र में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यभाषा ही राजभाषा है। अगर इसकी मेन परिभाषा देखी जाए या फिर हम लिखें कि अगर सीधे सीधे साफ शब्दों में देखा जाए तो वह भाषा जिसे किसी स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान द्वारा सरकारी कार्यालयों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, बजट अधिसूचनाओं, कानूनों और नियमों को लिखने तथा आपसी पत्र व्यवहार के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा हिंदी का इतिहास और पृष्ठभूमि। जब देश का संविधान बन रहा था तब राजभाषा को लेकर संविधान सभा में बहुत लंबी लंबी बहसें चल रही थी। उत्तर भारत के विद्वान हिंदी को तुरंत पूर्ण राजभाषा बनाना चाहते थे, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों विशेषकर तमिलनाडु के प्रतिनिधि अपनी भाषाओं और अंग्रेजी के पक्ष में। इस भाषा विवाद को सुलझाने के लिए मुंशी आयंगर फॉर्मूला तैयार किया गया। इस फॉर्मूले के तहत तय हुआ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। अतः 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि राजभाषा के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या क्या थे। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अनुच्छेद 343 का कहता है कि संघ की राजभाषा। इसके तहत स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से अगले 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह होता रहेगा। फिर आता है अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और समिति। इसमें प्रावधान है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और फिर हर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग का काम यह जांचना होगा कि सरकारी कामों में हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ा है और अंग्रेजी के प्रयोग को कैसे कैसे धीरे कम किया जा रहा है। उसके बाद है अनुच्छेद 345, 46 और 47 प्रादेशिक भाषाएं। इन अनुच्छेदों में राज्यों की राजभाषाओं के नियम है। कोई भी राज्य अपने यहाँ बोली जाने वाली किसी भी भाषा को अपने राज्य की राजभाषा चुन सकता है। 2 राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच पत्र व्यवहार संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगा।
अनुच्छेद 348 और 49 न्यायालयों की भाषा। जब तक संसद कानून बनाकर कोई बदलाव न करे तब तक देश के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। संसद में पेश होने वाले सभी बिल और कानून भी मूल रूप से अंग्रेजी में ही होंगे। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण की भाषा। देश का कोई भी नागरिक अपनी किसी भी शिकायत या समस्या के लिए सरकार को अपनी मातृभाषा में आवेदन या प्रार्थना पत्र दे सकता है। सरकार उसे अपनी भाषा के कारण मना नहीं कर सकती। अनुच्छेद 351 क्या है? हिंदी के विकास के निर्देश। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को विशेष आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। साथ ही हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत और 8वीं अनुसूची के अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की भी छूट दी गई है। अगला है हमारा पॉइंट कि राजभाषा अधिनियम और राष्ट्रपति के आदेश क्या हैं। राजभाषा अधिनियम 1963। जैसे ही 1965 की 15 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। क्यों होने लगे? क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब हिंदी को क्या बना दिया जाएगा, जो राष्ट्रभाषा से बना दिया जाएगा, जिसके कारण उन्हें दबाया जाएगा या फिर उनकी भाषा को कोई महत्व दिया ही नहीं जाएगा। स्थिति को संभालने के लिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पास किया। इसके तहत यह नियम बना दिया गया कि 1965 के बाद भी सरकारी कामों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। फिर है राष्ट्रपति के आदेश 1952 और 1960। राजभाषा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी की ट्रेनिंग दी जाए, सरकारी नियमों और फॉर्मों का हिंदी अनुवाद किया जाए और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजनाएं शुरू की जाए। अगला पॉइंट है राजभाषा हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है निश्चित व्याकरण और शुद्धता। राजभाषा हिंदी का स्वरूप पूरी तरह अनुशासित और व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग व्याकरण की गलतियां कर सकते हैं, लेकिन राजभाषा में इसकी अनुमति नहीं होती। इसके शुद्ध स्वरूप के कारण सरकारी आदेशों, गजटों या फिर बजटों है शायद यहाँ पर, और कानूनों को समझने में किसी प्रकार का भ्रम या संशय पैदा नहीं होता। पारिभाषिक शब्दावली का अनिवार्य प्रयोग। प्रशासनिक कार्यों को बिना किसी गलती के निपटाने के लिए राजभाषा हिंदी के एक विशेष पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई है। इन सरकारी शब्दों का अर्थ कानूनी रूप से फिक्स होता है। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन के लिए केवल अधिसूचना, एफिडेविट के लिए शपथपत्र और गैजेट के लिए राजपत्र शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा थर्ड पॉइंट है व्यापक प्रशासनिक कार्यक्षेत्र। राजभाषा के रूप में हिंदी का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी कि बहुत अधिक सीमित नहीं है, ये असीमित है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, भारतीय रेलवे, डाक विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे SBI, PNB में रोजमर्रा के फॉर्म, नोटिस, नियम और सर्कुलर अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा सकते हैं। फोर्थ है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। राजभाषा हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, जिसे विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा उच्चारण यानी कि जैसा बोला जाता है, अक्षरों को बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह इसमें शब्द मूक यानी कि साइलेंट नहीं होते, जिससे सरकारी दस्तावेजों के लेखन में स्पष्टता रहती है। उसके बाद का पॉइंट है कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक के अनुकूल। आज के डिजिटल युग में राजभाषा हिंदी पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और आधुनिक सॉफ्टवेयर के अनुकूल हो चुकी है। सभी प्राइवेट वेबसाइटों और पोर्टलों पर हिंदी फ़ॉन्ट यानी कि यूनिकोड का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। इससे फाइलों का ऑनलाइन डिजिटलीकरण करना और ई-गवर्नेंस का काम संभालना बेहद सुगम या फिर बहुत अधिक आसान हो गया है। उसके बाद का पॉइंट है संवैधानिक संरक्षण और सरकारी सहयोग। राजभाषा हिंदी को संविधान का पूर्णतः संरक्षण यानी कि उसका बचाव करना प्राप्त है। इसके प्रचार प्रसार के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग राजभाषा विभाग काम करता है। यह विभाग सभी सरकारी दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग की निगरानी करता है, समय समय पर राजभाषा कमेटियों की बैठकें बुलाता है और हिंदी में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देता है, पुरस्कृत करता है। उदार और ग्रहणशील
प्रकृति। राजभाषा हिंदी की प्रकृति बहुत लचीली और उदार है। प्रशासनिक काम को आम जनता के लिए सरल बनाने के लिए उसने हिंदी, उर्दू और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उन शब्दों को भी अधिकाधिक रूप से अपना लिया है जो समाज में रचे बचे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकारी फाइलों में ऑफिस, अदालत, फाइल, रसीद, वकील जैसे शब्दों का प्रयोग था वो स्वीकार कर लिया गया है। अब जो निष्कर्ष है कि उपयुक्त, संपूर्ण, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक विवेचन के आधार पर यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि हिंदी केवल भारत की आम जनता के बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत संघ की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के कड़े प्रावधान, संसद के अधिनियम और इसकी अपनी 7 प्रमुख विशेषताएं हिंदी को प्रशासनिक स्तर पर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह समर्थ और शक्तिशाली बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन। धन्यवाद। थैंक यू।